तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साइमन कमीशन तथा तीनों गोलमेज सम्मेलनों से जो निष्कर्ष निकले, उसी के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने सन 1935 का अधिनियम पारित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इन्हीं के निष्कर्षों का परिणाम 1935 का अधिनियम था। इसी अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधान मंडलों में चुनाव कराने का प्रावधान था, जो कि 1937 में हुए। 11 विधानसभाओं में चुनाव हुए और 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने या तो अपने दम पर सरकार बनाई या तो उसकी मिलीजुली सरकार बनी। इनमें से 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था, जबकि बंबई में वो केवल 2 सीटें पीछे थी स्पष्ट बहुमत से। असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी, जबकि पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, सिंध में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अब यहां तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद 1939 यानी कि 1939 में कांग्रेस का एक अधिवेशन था। वो था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? जबलपुर में, और जबलपुर में भी एक त्रिपुरी नामक स्थान पर। अब ये अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि इस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित होना था। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उस समय कांग्रेस में समाजवादियों का बहुमत था। समाजवादी लोग ज़्यादा थे इस विचारधारा के, जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। अब गांधी जी को यह बात बहुत खराब लगी और उन्होंने कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। अब सुभाष चंद्र बोस पर दबाव पड़ा और उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। इसी दौरान 1939 यानी कि 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। ये जो विश्व युद्ध था, ये फांसीवादी तथा नाजीवादी शक्तियों के कारण हुआ था। फांसीवादी यानी कि फांसीवाद के जनक मुसोलिनी को कहा जाता है और नाजीवाद का जनक हिटलर को माना जाता है। इन दोनों ही विचारों को सामान्यतः फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। मुसोलिनी इटली के शासक थे, जबकि हिटलर जर्मन के शासक थे। जो फांसीवाद है, ये एक अवैज्ञानिक, अतार्किक, अमानवीय विचारधारा है। यह विचारधारा लोकतंत्र का विरोध करती है तथा समाजवाद की भी विरोधी है, जबकि
तानाशाही का ये समर्थन करती है। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध के 2 दिन के बाद ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन थे। बिना चुनाव कराए ही 1940 में चर्चिल को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि विश्व युद्ध जो था वो एक भयानक स्थिति में पहुंच गया था। विश्व युद्ध का प्रारंभ होने पर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लिनथगो ने घोषणा की कि इस विश्व युद्ध में भारत हमारा सहयोगी है। अब क्योंकि उस समय सत्ता में कांग्रेस थी, जैसे कि आपको बताया कि 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, और लिनथगो ने बिना कांग्रेस से पूछे ही भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया। अब नैतिकता के आधार पर कांग्रेस ने विधानमंडल से त्यागपत्र दे दिया अक्टूबर 1939 में। जब कांग्रेस ने विधानमंडलों से त्यागपत्र दिया तो 22 दिसंबर 1939 यानी कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे का प्रस्ताव पारित किया। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940। इसमें प्रस्ताव यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। इस युद्ध में भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा और इस युद्ध के पश्चात भारतीयों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा। अब क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में भारत के बंटवारे की बात स्वीकार नहीं की गई थी, जिस कारण से मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। और क्योंकि भारत की समस्याओं पर विचार युद्ध के बाद होना था, इसलिए और अन्य कारणों से भी कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब कांग्रेस के पास विकल्पों का अभाव था कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें ब्रिटिश या ब्रिटेन वहां उलझा हुआ था। अब कांग्रेस यहां नहीं चाहती थी कि हम कोई एक बड़ा आंदोलन यहां पर खड़ा करें, जिस कारण से ब्रिटिश सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए और पता चले इसका फायदा उठाकर जापान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत करना यह था कि जो सत्याग्रही है वो विश्व युद्ध का विरोध करेंगे और उसके साथ ही अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। मई 1941 तक 25,000 से ज़्यादा सत्याग्रहियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। जब मई 1941 में जवाहरलाल नेहरू जेल से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि एक गुलाम देश में
जेल से बाहर आना कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट उस समय, और चीन के राष्ट्रपति थे नियांग कोई शेंग, इनका ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव था कि वे जल्द से जल्द भारत की समस्या का समाधान करें। तो मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया, जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। और स्टीफर्ड क्रिप्स ने एक योजना प्रस्तुत की। योजनाएं तुरंत लागू होनी थी और कुछ युद्ध के पश्चात लागू होनी। जो तुरंत लागू होनी थी उसमें भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी, यह प्रावधान था। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोग इंग्लैंड का सहयोग करेंगे। जो बाद में लागू होने थे वे प्रावधान थे कि भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और जो देशी रियासतें संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहती उनको पृथक होने का अधिकार भी था। मुस्लिम लीग ने तो क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने भारत के बंटवारे और पाकिस्तान प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित कर लिया था। लेकिन कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सारी योजनाएं युद्ध के बाद प्रारंभ होनी थी। गांधी जी ने कहा कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की दया पर छोड़ दिया गया है, इसे आउटडेटेड चेक कहा गया। एक ब्रिटिश विद्वान प्रोफेसर लास्की ने कहा कि चर्चिल ने स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत इसलिए नहीं भेजा कि वे भारत की समस्या का समाधान करें, बल्कि इसलिए भेजा कि ताकि वे मित्र राष्ट्रों के आंखों में धूल झोंक सके। अब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। कांग्रेस ने अब जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की बैठक बुलाई और वहां पर गांधी जी ने कहा कि हम अब खुला विद्रोह करेंगे और देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे यदि कांग्रेस इसमें उनका साथ नहीं देती। लेकिन कांग्रेस ने उनका साथ दिया और कांग्रेस कार्यकारिणी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया और जवाहरलाल नेहरू ने 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के अवसर पर कहा कि इस बार हम एक ऐसी द्विधारु तलवार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसकी उल्टी धार हम पर भी पड़ सकती है। सरदार पटेल ने कहा कि इस बार युद्ध थोड़े समय के लिए किंतु भयानक होगा। इस प्रकार से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का महासम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। इस समय पंडाल में लगभग 20,000 से अधिक लोग थे और देश विदेश से कोने कोने से पत्रकार गांधी जी की युद्ध की घोषणा सुनने के लिए आए थे। गांधी जी ने अपना 70 मिनट का ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं जिन्ना के हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मेरे जीवन का यह अंतिम युद्ध है जिसमें या तो हम विजयी होंगे या तो नष्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, वह मंत्र है करो या मरो। यदि इसका पालन किया गया तो अवश्य
अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुई। 9 अगस्त की आधी रात को 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू व अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में कैद किया गया। अब गांधी जी व अन्य बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलन चलता रहा और लोगों ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है, इनके साथ ही ऊषा मेहता आदि ने छिप करके आंदोलन को आगे बढ़ाया। इनके द्वारा गुप्त रूप से रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी, जिसे बंबई से मद्रास तक सुना जा सकता था। इस रेडियो स्टेशन पर पहली बार 14 अगस्त 1942 को ऊषा मेहता ने संबोधन किया था। राम मनोहर लोहिया भी इस पर नियमित रूप से संबोधन करते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस रेडियो स्टेशन को जब्त कर लिया। अब आंदोलन की लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपना दमन चक्र तेज कर दिया और कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई। अब हिंसक घटनाएं होने के कारण गांधी जी की आलोचना होने लगी, तो गांधी जी ने फरवरी 1943 में जेल में ही 21 दिनों तक उपवास रखा और उन्होंने कहा कि करो या मरो का अर्थ कदापि हिंसा नहीं। उन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारी हैं वे करो या मरो की पट्टी अपने सीने पर लगाएं, जिससे उनकी पहचान की जा सके। करो या मरो से मेरा अर्थ यह है कि अहिंसात्मक तरीके से हमें आंदोलन जारी रखना है जब तक कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति चियांग कोई-शेंग और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर बहुत दबाव था कि वे गांधी जी से समझौता करें, लेकिन चर्चिल ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने कि वे ब्रिटिश या ब्रिटेन का दिवाला निकाल दें। मैं एक कमबख्त बुढ़े के आगे कैसे झुक सकता हूं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा। सरकार समझौते के लिए तैयार नहीं थी और गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था क्योंकि वे उपवास पर थे। उस समय की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने गांधी जी के अंतिम संस्कार तक की तैयारी कर ली थी कि जैसे ही गांधी जी मरेंगे तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। किंतु अंतिम समय में गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ दिया और ब्रिटिश सरकार को एक बार फिर से चकमा दे दिया। अक्टूबर 1943 में लिन्निथगो के स्थान पर लॉर्ड बेवेल भारत के गवर्नर जनरल बने। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा या एक योजना रखी जिसका नाम था बेवेल योजना 1945। इसमें उन्होंने कहा कि जब तक संविधान न बने तब तक वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें उन्होंने गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति के अतिरिक्त
जो बाकी सभी सदस्य थे उन्हें भारतीय नेताओं में से चुनने का प्रावधान रखा। इसमें हिंदू व मुस्लिम सदस्य दोनों बराबर होंगे, ये प्रावधान उन्होंने इसमें रखा था। इसके साथ ही एक और प्रावधान था कि गवर्नर जनरल के पास वीटो का अधिकार होगा, किंतु इसका इस्तेमाल जरूरी नहीं होगा। बावेल योजना 1945 के आधार पर ही शिमला सम्मेलन जून 1945 को हुआ। बावेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में मुख्य राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मतभेद हो गया, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि वे मुस्लिम जो सदस्य हैं उनके चुनाव में भी उनकी भागीदारी हो, क्योंकि वहां एक अखिल भारतीय पार्टी थी, जबकि मुस्लिम लीग इससे इनकार कर रही थी। इस प्रकार से जो ये शिमला सम्मेलन था ये सफल नहीं हो पाया। 1942 का समय आ गया और भारत की आज़ादी अगस्त 1947 में हुई। यानी कि ये वो समय था जब ब्रिटिश समझ गए थे कि अब भारत को गुलाम नहीं रखा जा सकता और अब सत्ता का स्थानांतरण की शुरुआत होने लगी थी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए, परमाणु बम गिराए। जो मित्र राष्ट्र थे उनकी विजय हुई और जर्मनी, जापान, इटली इनकी सेनाओं ने हथियार त्याग दिए। इसके साथ ही जो आज़ाद हिंद फौज थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उन पर मुकदमा चलाया गया। किंतु आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी को भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त था। इसके साथ ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का ही समर्थन इसको प्राप्त था। उस समय आईएनए के पदाधिकारी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और कर्नल श्रीनिवास पर मुकदमे चलाए गए, जिसे लाल किले का मुकदमा कहा जाता है। इनको बचाने के लिए भुलाभाई देसाई की अध्यक्षता में एक वकीलों की समिति गठित की गई, जिसमें भुलाभाई देसाई तो अध्यक्ष थे, केन काटजू, आसफ अली, तेज बहादुर सफरू और जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे। हालांकि आईएनए के पदाधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, किंतु जनसमर्थन के कारण तथा गवर्नर जनरल ने अपने वीटो का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। फरवरी 1946 में शाही नौसेना ने विद्रोह कर दिया। भारतीय नौसैनिकों की स्थिति बहुत खराब थी। उनको अच्छा भोजन, अच्छा वेतन, अच्छी वर्दी नहीं दी जाती थी, जबकि ब्रिटिश नौसैनिकों को यह सब प्राप्त था। जब भारतीय नौसैनिकों ने इसकी मांग की तो ब्रिटिश अधिकारियों का कहना था कि भिखमंगों को चुनने की छूट नहीं होती। बंबई के आईएनएस तलवार नामक नौसैनिकों ने इस बात पर विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह जब सरदार पटेल बीच में आए तब जाकर के शांत हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि यह घटना फरवरी 1946 की है
और अब स्वतंत्रता नज़दीक ही थी। तो सरदार पटेल ने उनको समझाया होगा कि भाई अब स्वतंत्रता नज़दीक ही है, तो शायद वे मान गए। अब भारत की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मिशन भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ये आया मार्च 1946 में। इसमें पैथिक लॉरेंस के अतिरिक्त अलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे। कैबिनेट मिशन ने भारत के मुख्य नेताओं से विचार विमर्श किया और उसके पश्चात मई 1946 में अपनी योजना प्रस्तुत की। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। ये जो कैबिनेट मिशन था, इसने सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाई थी कि कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश से सत्ता भारतीयों को सौंपी जाए। इस तरह से हमने आधुनिक भारत को स्वतंत्रता तक देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।